वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे होंगे। युक्ति आईएएस के द्वारा जो आप लोगों को 67 बीपीएससी के संदर्भ में जो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, उसमें से आप लोगों को जनरल साइंस के सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहे हैं अभी, जिसका एक्सप्लेनेशन फिजिक्स में आपको 50 क्वेश्चन तक हो गया। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के टॉपिक पर। केमिस्ट्री में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से कुल 40 प्रश्न थे, जिसमें से 20-20 करके 2 पार्ट में लाया जाएगा। क्योंकि यह शॉर्ट बनाया जा रहा है, इसलिए कि लेंदी ना हो जाए। टॉपिक अगर 150 प्रश्न अगर एक साथ कर दिया जाए तो कम से कम 2 से 3 घंटे का वीडियो बन जाता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अधिक रहता है। जो टॉपिक से संबंधित जो एक्सप्लेनेशन शामिल है, उसे यहाँ पर ज़रूर उन बिंदुओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है जितने भी टेस्ट सीरीज चलाए गए हैं उसमें। इसलिए हमारा वीडियो कुछ लंबा जाता है, इसलिए वेट एंड वॉच करके थोड़ा सा सब्र बना कर चीज़ों को अपने अध्ययन शैली में शामिल करें, ताकि जो भी आपकी तैयारी हो अंतिम और ठोस हो। इसलिए हमारा प्रयास है छोटे छोटे पार्ट में, जैसे 20-20 प्रश्नों के पार्ट में आप लोगों को यह टेस्ट सीरीज़ का जो एक्सप्लेनेशन है उसे उपलब्ध करा दिया जाए, और जो आप लोग ईजी वे से समझ सके। इसकी संख्या जैसे 51 से 90 है केमिस्ट्री की। उसके बाद बायोलॉजी की होगी 91 से लेकर 140 तक। उसके बाद साइंस टेक का भी एक्सप्लेनेशन आपको 10 प्रश्नों की संख्या 149 से 150 रहेगा। चलिए, उससे पहले जो भी हमसे जस्ट अभी वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और जो हमारे पुराने लिसनर है, व्यूअर है, चैनल को शेयर भी किया कीजिए, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। बिना आप लोगों के सहयोग से हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो आप लोग हमें कोऑपरेट ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा जो प्रयास है आप लोगों के लिए वो सफल हो सके। यह बहुत ही बेहतर प्रयास लेकर आया है, धीरे धीरे और भी रीच होता जा रहा है हमारा प्रयास हम लोगों का रहेगा आप लोगों को उन सभी डॉट्स को दूर करना जो एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही ज़रूरी इम्पैक्ट रखता है। उससे पहले युक्ति आईएएस के बारे में, युक्ति प्लेटफॉर्म है क्या, इसे आप लोग पहले जान लीजिए, या आप लोगों के एक नोटिफिकेशन के तौर पर डेली इसे बताया जाता है, फिर भी आप लोग इसे ज़रूर जानिए, क्योंकि ये यहाँ पर क्या दिया जा रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर 1 प्लेटफॉर्म आप लोगों को अवेलेबल किया जा रहा है युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर, जहाँ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पीटी मेंस के प्रश्नों को साथ साथ इसके टेस्ट सीरीज के साथ साथ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, उसके साथ ही ऑल गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, बिहार एसआई, डीआरडीओ, आईबी, एयरफोर्स, सभी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट के, उसके सारे टेस्ट, टोटल टेस्ट हिंदी और इंग्लिश विथ एक्सप्लेनेशन आप लोगों को इस युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। तो आप लोग जुड़िए हमसे जुड़ने का बहुत सा माध्यम, जैसे गूगल प्ले स्टोर से आप लोग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, या तो वेबसाइट यूज कर सकते हैं www.yuktiias.in को आप वेबसाइट यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ईमेल से कोई भी क्यूरी हो, ईमेल का यूज़ कर सकते हैं। ईमेल पर आप अपना मेल भेज के अपना जो भी क्यूरी उसे सॉल्व करा सकते हैं। साथ ही साथ दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से अपने जो भी एग्ज़ाम ओरिएंट को क्यूरी हो उसे आप जो भी है हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टैगलाइन है अपना अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो अपने मोबाइल को कोचिंग बनाइए। किस रूप से आप लोगों को जान ही रहे कोरोना का क्या है, कभी खुलता है कभी बंद होता है कोचिंग संस्थान इसलिए अब अपने मोबाइल को ही कोचिंग बना लीजिए। देखिए 67 बीपीएससी के संदर्भ में टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें 21 जो टोटल टेस्टों की संख्या है ये 21 है, जिसमें एक फ्री टेस्ट है, 7 सब्जेक्टिव है, जिसमें से 3 हो चुका है। फुल लेंथ टेस्ट जो होता है उसमें 13 आपको फुल लेंथ टेस्ट होंगे, जिसमें 150 प्रश्नों की संख्या होगी, जो प्योर बीपीएससी ओरिएंट होगा। इसका मात्र फी रखा गया है 199 डिस्काउंट के साथ। तो आप लोग बहुत ही लो कॉस्ट पर यह उपलब्ध कराया जा रहा है। अगर 21 टेस्ट अगर 199 में मिल रहा है तो आप सोच के देखिए। और यह हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो दोनों अभ्यर्थी इससे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ मेंस के भी अभ्यास कराए जा रहे हैं, जो जीएस पेपर 1 और जीएस ऑप्शनल पेपर जो यहाँ पर दिया गया ऑप्शनल पेपर उसके संबंध में। तो आप लोग जीएस जिसमें 100 प्रश्नों का टॉपिक जो क्वेश्चन है उसको विथ सॉल्यूशन आप लोग को उपलब्ध कराया जाए। इसका मात्र फी 150 है। और
सॉरी 1,500 है, 1500, और फी ऑप्शनल का जो फ़ी है वो 1000 है, 1000 है। इसका आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग इससे जुड़िए, क्या है नहीं, इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और यह 1 फरवरी से आप लोगों की यह सेगमेंट चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है आप लोगों को यहाँ पर यूपीएससी का भी टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिसमें से 51 टू कुल टेस्ट है। तो सभी सब्जेक्टिव टेस्ट 7 है, उसका फुल लेंथ टेस्ट 8 दिए गए हैं, जिसका मात्र फ़ी 1500 रुपया रखा गया है। तो आप लोग हमसे जुड़िए। चलिए आप हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो आप लोग को जैसा कि आप लोग को हो चुका है, कहाँ तक हो चुका है, 50 तक हो चुका है फिजिक्स। आज हम केमिस्ट्री पर बात करेंगे। तो 51 प्रश्न पर हम लोग सबसे पहले पहुँचते हैं। कहाँ है 51 प्रश्न, थोड़ा सा नीचे मैं कर लूँ। चलिए आ गया, 1 सेकेंड। हाँ चलिए, 51 प्रश्न क्या है। तो प्रश्नों की संख्या में देखिए आप लोग 51 में मिला होगा। औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन, थोड़ा सा इसको मैं कलर चेंज कर दूं क्योंकि ओके। चलिए अब आइए, औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है। तो पेनिसिलिन से संबंधित बार बार प्रश्न आप लोगों को देखने को एग्जाम में मिलता होगा, इसलिए ये बहुत ही केमिस्ट्री में आप लोगों को ये प्रश्न टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। थोड़ा सा ये कलर ठीक नहीं लग रहा है मुझे, 1 सेकेंड जस्ट। चलिए इसी को रखता है। तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा, ये इससे प्रश्न जरूर 1-2 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यह एग्जाम में किस रूप से प्रश्न देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन इसमें है पेनिसिलियम एक्सपेंसेस से, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से, पेनिसिलियम नाइट्रेटम से, पेनिसिलियम क्लेविफॉर्म से। तो ये किससे प्राप्त होता है, इससे आप लोग इसे प्रश्न बार बार पूछा है। बीपीएससी यूपी पीसीएस में आपको पूछा गया है, एमपी में भी यह प्रश्न पूछा गया है, और आपको छत्तीसगढ़ पीसीएस में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों को बार बार वन डे एग्जाम में तो ये बहुत ही बार पूछा गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो सबसे पहले इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन ये बी होना चाहिए। इस पर देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन, पेनिसिलिन फफूंद से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का एक समूह है जिसकी व्युत्पत्ति या जो उत्पत्ति हुई है पेनिसिलियम फंगिस के रूप में हुई है। पेनिसिलियम क्राइसोजेनम जीनस वर्ग का होता है, जिसमें आपको पेनिसिलियम में कवक की एक प्रजाति के रूप में होती है। यह एक समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में आमतौर पर, यह दोनों ही जो क्षेत्र होते हैं, समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र और उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र, दोनों में ही यह जीवित होते हैं, पाए जाते हैं। तो यही बहुत महत्वपूर्ण आपको हिंट्स मिलेगा, यह कहाँ पाया जाता है, इससे भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। और नमकीन खाद्य पदार्थों में यह पाया जाता है। यहाँ पर नमकीन खाद्य पदार्थ में बार बार आपको पेनिसिलिन के उस कवक को आप देख सकते हैं, इसके चीज़ों को आप लोग। लेकिन यह ज़्यादातर इंडोर वातावरण में पाया जाता है, विशेष रूप से यह नम और नमी वाले क्षेत्र में पाया जाता है। कौन सा, यह इस प्रजाति का कवक जो होगा, न कि पेनिसिलिन की बात हो रही है यहाँ पर। इस पर पेनिसिलिन कवक की जो एक प्रजाति है उसकी बात हो रही है। कहाँ पर यह उपलब्ध हो सकता है, किस रूप से यह हम उसका उपयोग करते हैं। अगर औद्योगिक स्तर पर करते हैं तो इस पेनिसिलियम का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्राकृतिक रूप से पेनिसिलिन कहाँ से प्राप्त होता है, क्योंकि यह प्रश्न ये भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। तो आप लोग थोड़ा सा बीपीएससी वाला भी क्वेश्चन आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि आपको वहाँ से आप लोगों को रिपीट प्रश्न भी देखने को मिल सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी आप लोग जब पीडीएफ प्राप्त होगा, इंग्लिश मीडियम वाले अभ्यर्थी आप लोग ज़रूर देखिएगा। ग्रुप में पीडीएफ सेंड किया जाता है, पेड ग्रुप में सेंड किया जाता है, आप लोग वहाँ पर जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप लोग विभिन्न माध्यम बताया गया, सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिए रहते हैं, जहाँ टेस्ट डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और जो भी माध्यम हमसे जुड़ने का वो सारा लिंक आप लोग को दिया रहता है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों को, जैसे यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैसे सेबेसियस ग्रंथि पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। प्रश्नों के लेंथ को कम किया गया है, या
अगर दूसरी तरह, क्योंकि आप लोगों को लंबा प्रश्न यहाँ मेटर से मतलब होना चाहिए कि मेटर में क्या पूछा जा रहा है। प्रश्नों का लेंथ जो उसे कम किया गया है, थोड़ा सा आप लोगों को PDF लंबा हो जा रहा था इसके वजह से, तो इसे ध्यान में रखते हुए देखिए प्रश्न क्या है। सेबियस ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? स्तनियों के ऑप्शन देख लेते हैं। स्तनों के त्वचा के एपिडर्मिस में, स्तनियों के त्वचा के डर्मिस में, अमावस्या के एपिथीलियम में, आंत के एपिथीलियम में। उपरोक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो यह क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर आप लोगों को बी होगा। त्वचा के डर्मिस में यह पाया जाता है। तो इसे देख लेते हैं क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसे रूप से देख लेते हैं। तो चलिए, यह ग्रंथियों के बालों में, जड़ों में, पुटिकाओं में आसपास पाई जाती है। इसका निर्माण रोम पुटिका की एपिथीलियम के केवल अंतर्लोन के से होता है, या रोम पुटिका में ही खुलती है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन या इंग्लिश में आप जब थोड़ा सा आप ये ध्यान रखिएगा कि जब हिंदी का एक्सप्लेनेशन कहीं आप लोगों को मिस हो रहा है तो आप इंग्लिश का फॉर्मेट देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको जब ट्रांसलेट किया जाता है तो BPSC हो, UPSC हो या कोई भी PCS हो, वो ट्रांसलेट में थोड़ा इंग्लिश को ही वरीयता दिया जाता है, सभी लोग जानते हैं। तो कहीं भी अगर इशू हो तो आप उसे देख लीजिएगा। तो यह कहाँ पाया जाता है? डर्मिस पेपिलिस एपिडर्मिस आपको यहाँ पर संयोजन के बल के रूप में पाया जाता है। इस रूप से यह महत्वपूर्ण एक ग्रंथि है। तो यह कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? सेबियस सीरियस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? स्तनियों के डर्मिस में पाई जाती है। तो त्वचा में यह पाई जाती है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह प्रश्न आप लोगों को बार बार देखने को मिला होगा। क्या प्रश्न ऊँट का कुबर किस उत्तक का बना होता है? यह प्रश्न आप लोग कितनी बार ही देखे होंगे। क्यों? पानी का थैला भी आप लोग इसके संबंध में आप लोग स्टोर करके रखता है, वाटर को कितने देर तक कुबर में स्टोर करके रखता है। वह वसा किस रूप का वसा होता है? वसा का प्रकार कौन सा होता है? ऊँट के जो उत्तक है उसमें किस प्रकार के प्रश्न, ऊँट से संबंधित बहुत से प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसका देख लेते हैं। ऊँट के कुबर किस उत्तक का बना था? कंकालीय उत्तक का। नेक्स्ट है पेशीय उत्तक का, उपास्थिक उत्तक का, वसामय उत्तक का। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन डी होगा। वसामय उत्तक के रूप में होता है ऊँट का जो कुबर होता है, वो क्या होता है? वसायुक्त उत्तक के रूप में। क्या इससे संबंध में एक्सप्लेनेशन है, उसे देख लेते हैं। ऊँट का कुबर वसा उत्तक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। वसा उत्तक मुख्य रूप से त्वचा के नीचे स्थित होता है। सभी लोग जानते हैं जब ये हमारे शरीरी बनावट के ऊपर सबसे ऊपरी आवरण क्या होता है? चमड़ी। उसके नीचे उसके वसा और वसा का क्षेत्र पाया जाता है, जिसे हम लोग फैट भी कहते हैं। उसके बाद बहुत से लेयर पाए जाते हैं। तो इसके संबंध में आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन आंतरिक अंगों के आसपास भी यह पाया जाता है। यह महत्वपूर्ण यह गुण होता है वसा उत्तक का। यह आंतरिक अंगों के आसपास भी पाया जाता है। इसकी मुख्य भूमिका क्या होती है? वसा के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करना। यह मानव शरीर में भी यही गुण होता है। अगर वसा फैट जमा हो जाता है किसी शरीर में, तो उसका उपयोग किस प्रकार का शरीर करता है? अधिक दिन से उपवास आप रखते हैं तो उस फैट को वह उपार्जित करते हुए अपना प्रोटीन शरीर एब्जॉर्ब करता है, उसे प्राप्त करता है। प्रोटीन के रूप में, ऊर्जा के रूप में वह प्राप्त करता है। हालांकि यह शरीर के शक्ति को भी कम करता है और यह रुकावट पैदा करता है। तो जब हमारा अगर उपवास में आप लोग देखते होंगे हमें कमजोरी फील होती है, उसका कारण क्या है? कारण यही है। तो इस प्रकार से प्रश्न आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है। तो आप लोग इस प्रकार से भी तैयारी कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न का कोई लिमिट नहीं होता है किस रूप में प्रश्न को पूछा जा सकता है। चलिए 54 प्रश्न देखते हैं। 54 में क्या है? 54 में आपको है बीज रहित फल प्राप्त किया जाता है। तो आप लोग यहाँ ध्यान रखना है, यह बीज फल से आपको प्रश्न एक जरूर देखने को मिलेगा। सत्य फल से प्रश्न मिलेगा। असत्य फल कौन होता है, या इसके वर्गीकरण से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। BPSC के एग्जाम में यह प्रश्न जरूर इस टॉपिक से एक प्रश्न होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस टॉपिक को। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। विकारों के व्यवहार के द्वारा प्राप्त किया जाता है। बीज रहित फल को प्राप्त किया जाता है हार्मोन्स के व्यवहार के द्वारा। पादपों में 70 डिग्री पर रखकर एक प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग थ्योरी अपनाकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। या पादपों में
पादप जो होते हैं कि चमकदार प्रकाश में रखकर इसे प्राप्त किया जा सकता है। उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको हार्मोन्स के व्यवहार के द्वारा निर्धारित होता है या बीज रहित फल हमें प्राप्त हो सकता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जब फल बिना निषेचन के बनता, निषेचन अर्थात जो इंटरकोर्स होता है वो आपको उसके बिना अगर ये प्राप्त होता है तो इसे ही अनिषेचन फल कहते हैं। अनिषेक फल प्रायः बीज रहित होते हैं, अर्थात जिसमें निषेचन नहीं होगा वो बीज रहित होगा, लेकिन हमेशा नहीं हो इसी प्रकार यह जरूरी नहीं होता है। बीज रहित फल हमेशा अनिषेक फल में नहीं होते हैं। और ऑक्सिन जिबरेलिन हार्मोन बीज रहित फल के निर्माण में योगदान करते हैं। तो किसका, ये आप लोग यह हार्मोन का नाम याद रखिएगा, यही उत्तरदायी होता है किसी बीज रहित फल के निर्माण के लिए। तो यहाँ से प्रश्न आपको पूछ सकता है कि ऑक्सिन और जिबरेलिन हार्मोन्स किस लिए उत्तरदायी हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपको है बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे संबंधित प्रश्न आपको पूछा जा चुका है पीसीएस में, यह आपको यूपी पीसीएस में पूछा गया है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग देखते होंगे तो आप लोगों को जरूर मिला होगा। और चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है रक्त समूह की जांच के लिए, आहार नली के एक्सरे के लिए, मस्तिष्क के एक्सरे के लिए, आंत की जांच के लिए यह बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको बी होगा। आहार के नली के एक्सरे निकालने के लिए बेरियम मिल का प्रयोग किया जाता है। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा गया था। यहाँ पर पूछा गया था रेडियोग्राफी तकनीक की मदद से इन्फोफेगस और पेट की आहार नाली की बीमारियों के आकार के बारे में संबंध में जानकारी के लिए आपको इसका तकनीक बेरियम तकनीक या बेरियम स्वालो कहलाता है। तो बेरियम तकनीक इसे याद रखिएगा, यहीं से प्रश्न पूछ सकता है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा था रेडियोग्राफिक तकनीक में किसका उपयोग किया जाता है? बेरियम तकनीक का। तो इस तरह के प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिए प्रश्न कैसे और कहाँ से बनते हैं। इस टेस्ट में बेरियम के मिश्रण को पहले पिलाया जाता है और उसके बाद फिर मिश्रण ये शरीर के अंदर जाकर जो टैक्स है डाइजेस्ट टेक्स्ट के विकारों का उभार देता है और जिससे एक्सरे में साफ हम देख सकते हैं। जब भी आप गए होंगे अपने आहार नाली से संबंधित जो भी विकार आप लोग को होता है, जिसमें से आप लोग को रेडियोग्राफी जब कराया जाता है, जो बहुत से कैंडिडेट्स होंगे या उनके परिवार में ऐसे होंगे जिनका रेडियो तकनीक के द्वारा इंसोफेगस कराया गया होगा या रेडियोग्राफी कराया होगा, तो उसमें देखे होंगे पहले उनको पानी में आपको कुछ केमिकल पिलाया जाता है, दवाई पिलाया जाता है, वो बेरियम का होता है। वही अगर पेट में जाता है तो जो भी आपके पेट ये पूरे आंत में विकार है उसको उभार देता है, जहाँ से हम डॉक्टर एक्सरे करके उसे देखते हैं, साफ देख सकते हैं क्या विकार है। तो इस प्रकार की तकनीक अपनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ से आपको प्रश्न जरूर इस टॉपिक से एक प्रश्न होगा, जहाँ से आप लोगों को मानव शरीर में जो भी विकार है उसको जांच के लिए जो तकनीक अपनाया जाता है उससे एक प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 56 में देखते हैं, नालिका विहीन ग्रंथियों के अध्ययन में करने वाले जंतु विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। देखिए शाखा से भी एक प्रश्न जरूर रहता है, तो आप लोग तैयार कीजिएगा इस टॉपिक को कि किस शाखा का क्या नाम है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन के रूप में आप लोग को एम्ब्रियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, इकोलॉजी, यूथेनिक्स, ये उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका ऑप्शन क्या है इसे देख लेते हैं। इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन बी होगा, एंडोक्राइनोलॉजी। इसका नलिका विहीन ग्रंथियों के अध्ययन करने वाले जंतु विज्ञान की शाखा को कहा जाता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लेनेशन में आप लोग बहुत सी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आप लोग जब पीडीएफ प्राप्त होता है तो उस पर आप लोग की पॉइंट जरूर बनाइएगा। जैसे आप लोग की पॉइंट के तौर पर ऐसे बना सकते हैं, इंडोग्राफियोलॉजी क्या है, तो यह एक नलिका विहीन ग्रंथियों का अध्ययन है, तो एक पॉइंट यहाँ लिख लीजिएगा, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट ऐसे ही, या तो आप लोग पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं इसी तरह का फॉर्मेट आप लोग बनाइए, पॉइंट में बस
नालिका विहीन लिख लीजिएगा। ग्रंथि है, एंडोक्रोलॉजी कहा जाता है, जीव विज्ञान की शाखा है, दवा को अंतस्तावित तंत्र के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसके जीवों के एक विशिष्ट स्रावों को हार्मोन के रूप में जाना जाता है, तो एक प्रकार का हार्मोन भी यह है कि अध्ययन किया जाता है। यह विकासात्मक घटनाओं के प्रसार, विकास और भेदभाव के एकीकरण बहुत से भी यह तकनीक है उसके रूप में उपयोग किया जाता है। इसका धारणा हार्मोन के कारण यह एक देखने को मिलता है। इससे नींद, पाचन, श्रवण, उत्सर्जन, मनोदशा, तनाव इत्यादि जो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर इसके विकार के रूप में देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस प्रकार से आप लोग जरूर बनाइए की नोट्स की, ताकि एग्जाम में आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में याद रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, इजी है पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। टिड्डी क्या होती है, पर इसके संबंध में कुछ बातें दी गई है, क्योंकि टिड्डी से संबंधित पिछली घटनाएं पिछले वर्ष देखने को मिली है, तो प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। तो टिड्डी क्या है? टिड्डी एक पक्षी है, रोग है, रसायन है, कीड़ा है, उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो ये बहुत ईजी प्रश्न था, कीड़ा होता है। पर टिड्डी के बहुत से प्रश्न आपको यहाँ से बनेंगे, जैसे टिड्डी किस वर्गीकरण में शामिल किया गया, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इस सब के प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार के टिड्डी भारत में पाए जाते हैं, तो इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं टिड्डी क्या है। एक्रिडा इडाइडी परिवार की ऑर्थोपेडा गण का एक कीट है। तो ये किस परिवार का है, तो ये किसका गुण रखता है, किस कीट का है, तो इस प्रकार से आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, यह सिकेंडा वंश का भी यह गुण रखता है। यह फसल टिड्डी कहलाता है। इसके संबंध में यह लघु श्रेणीय टिड्डी भी होता है, कहते हैं जिसे। तो इस प्रकार से नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। संपूर्ण विश्व में इसकी केवल 6 प्रजातियां पाई जाती है। तो कितनी प्रजातियां पाई जाती है? केवल 6 प्रजातियां पाई जाती है। तो भारत में कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो यह आप लोग को ऑप्शन में देख लीजिएगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। अगले प्रश्न में यह शामिल है, इसलिए यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जब फुल लेंथ टेस्ट होगा टिड्डी से संबंधित कुछ प्रश्न और पूछे गए हैं, तो आप लोग तब तक इसे सर्च कीजिएगा। यह एक प्रवास कीट होता है। इसके उड़ान 2000 किलोमीटर से, जब देख रहे होंगे जब पिछले बार टिड्डियों का हमला हुआ था पाकिस्तान की ओर से आया था टिड्डी, भारत के यूपी के तक बॉर्डर तक आ गया था। तो आप समझ सकते हैं कि यह कितनी दूरी तक तय करता है। यूपी का बॉर्डर देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा। तो पाकिस्तान के जो उत्तरवर्ती प्रांत था उससे वहाँ चलकर यह दिल्ली होते हुए, पंजाब हरियाणा होते हुए, दिल्ली होते हुए उत्तर के बॉर्डर अब तक आ चुका था। तो बहुत ही लंबी दूरी तय करता है और लगातार तय करता है। उसी दौरान इसका निषेचन होता है, वहीं पर आप लोगों की संख्या इसकी वृद्धि होती है। तो यह बहुत ही विकराल स्थिति उत्पन्न करती है। तो इससे संबंधित चलिए नेक्स्ट 58 प्रश्न देखते हैं। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लगता है इजी प्रश्न, पर इसका आप लोग सटीक आंसर देने का प्रयास करिए। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती है, इसका कारण क्या है? क्यों हमारे शरीर में झुर्रियाँ देखने को मिलती है? तो इसका कारण क्या है? ए, त्वचा में रुधिर का संचरण कम होने के कारण। ऑप्शन बी, उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण, उत्तक में वसा की कमी के कारण, या ऑप्शन डी आप लोगों को त्वचा में मेलेनिन और मेलानोसाइट की अधिकता के कारण होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। उपचर्मीय स्तर में लचीलापन कम होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या आप लोगों को मिला है इसमें। तो हमारी त्वचा के भीतरी भाग 2 तरह के प्रोटीन तंतुओं से मिलकर बना है। इनमें एक कोलेजन और दूसरा एलास्टिन कहलाता है। तो ये दोनों आप लोगों को तो पहले याद रखना है, यह क्यों जरूरी है। यह कितने तंतुओं से, प्रोटीन तंतुओं से बना है? यह प्रोटीन कोलेजन से और दूसरा एलास्टिन प्रोटीन से बना होता है। कोलेजन एक तरह से क्या होता है, त्वचा के ऊतकों के निर्माण में सामग्री उपलब्ध कराता है, जबकि एलास्टिन आपको कार्य त्वचा के मुलायम और लचीला के करना या उसका लचीलापन बनाए रखना इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसमें एलास्टिन की मात्रा पहले ही कम होती इसलिए इसकी और कमी होने के कारण यह स्वरूप में बदलने लगता है। बढ़ती उम्र के साथ कोलेजन बेतरतीब अथवा असंगठित होने लगते हैं या उसका बनावटी ढांचा बिगड़ने लगता है, जिसके कारण यह मात्रा घटने के कारण क्या होता है, त्वचा में झुर्रीपन आ जाता है या
इसको खिंचाव आप एक रूप से कह सकते हैं। खिंचाव आता है, खिंचाव किसके, स्टालिन के में खिंचाव मात्रा घटता है, तो त्वचा में खिंचाव एक प्रकार का उत्पन्न होता है क्योंकि वो सिकुड़ता है, इसलिए झुर्रीपन हमें नज़र आता है। तो दो तत्व आप लोग प्रोटीन तंत्र याद रखिएगा, कोलेजन और दूसरा एलास्टिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटा प्रश्न है पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको तरह तरह से आपसे पूछ सकता है। नाभि रज्जु क्या है? एक श्लेष्मम संयोजी उत्तक है, रेशेदार उत्तक है, प्रौढ़ संयोजी उत्तक है, भ्रूणीय संयोजी उत्तक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर प्रौढ़ संयोजी उत्तक होता है। नाभिक रज्जु, नेवल जो होता है, नेवल कोड क्या होता है? एक प्रौढ़ संयोजी उत्तक होता है। चलिए एक्सप्लेनेशन देते हैं। नाभि रज्जु उत्तक CD याद रखिएगा, कोड 34 प्लस हीमोपोएटिक और मेंजेकाइमल स्नेलम कोशिकाओं की प्रचुर स्रोत होता है। तो यह किसका स्रोत होता है? नाभिक रज्जु। यह दो प्रकार के हीमोपोएटिक और मेंजेकाइमल स्टेम कोशिकाओं का एक प्रचुर स्रोत होता है। रक्त और प्रतिरक्षा, एंटीबॉडी जो होता है, एंटीबायोटिक भी आप इसको एक रूप से कह सकते हैं, इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं। प्रतिरक्षा को वैसे एंटी इम्यूनिटी बोला जाता है। से संबंधित विभिन्न विकारों के इलाज के लिए नाभि रज्जु में रक्त प्राप्त कर HSCS का प्रयोग किया जाता है। अब भली भांति स्थापित कर सकता है। यह एक प्रौढ़ संयोजी उत्तक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह प्रौढ़ संयोजी उत्तक है। प्रौढ़ संयोजी उत्तक में एडल्ट, आप अगर इंग्लिश में देखेंगे तो एडल्ट है, एडल्ट कन्वेंशन टिश्यू होता है, संयोजित टिश्यू होता है यह। नेक्स्ट है 60वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 60वां प्रश्न आपको भी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में शामिल किया गया। बायोस्फीयर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बायोस्फीयर निम्नलिखित में से किससे संबंधित? बायोस्फीयर रिलेटेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, अर्थात निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिए, ऑप्शन ए देखते हैं, मृत्यु के कारण जलाने के लिए शव विच्छेदन करने से संबंधित है। बायोस्फीयर बेहोशी में स्थिति के परीक्षण के लिए बायोस्फीयर का उपयोग किया जाता है या संबंधित है। तकनीक, परीक्षण के लिए ऊतकों के शरीर से अलग करने की तकनीक है, या हाइड्रोफोबिया के उपचार, अर्थात जो डर होता है उसके उपचार के लिए बायोस्फीयर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इसका उपयोग में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? परीक्षण के लिए ऊतकों के शरीर से अलग करने की तकनीक के रूप में इसका बायोस्फीयर का उपयोग किया जाता है। तो एक्सप्लेनेशन क्या है देख लेते हैं। बायोस्फीयर एक ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया जिसमें ऊतक एक छोटा सा नमूना लेकर माइक्रोस्कोप से उसकी जांच की जाती है। जैसे आप लोग किसी भी प्रकार का एक, जैसे खून के द्वारा जांच कराते हैं, कफ के द्वारा जांच कराते हैं, उसी नमूने के आधार पर माइक्रोस्कोप से जांच की उसी प्रक्रिया को बायोस्फीयर कहते हैं। ऊतक का नमूना त्वचा, पेट, किडनी, लीवर, फेफड़े, आपके शरीर के कहीं से भी लिया जा सकता है। उसके टुकड़े को लेकर माइक्रोस्कोप के माध्यम से उसकी जांच की जाती है। बायोस्फीयर शब्द का उपयोग आमतौर पर ऊतकों के नमूने के लेने के संदर्भ में किया जाता है। तो ये समझिए, जब आप कोई नमूना देते हैं अपने बीमारी के इलाज के लिए, जांच के लिए जो नमूना देते हैं, उसकी जांच करने की प्रक्रिया को ही बायोस्फीयर कहते हैं। और उसका किससे किया जाता है? माइक्रोस्कोप से। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है। 61 प्रश्न देखते हैं। ऐसे त्वचा जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ बहुत ही बेहतर प्रश्न है। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहले तो बताइए धातु के गुण क्या होते हैं, अधातु के गुण क्या होते हैं। आप लोग कमेंट में प्रश्न का आंसर जरूर दिया कीजिए। इससे आप लोगों का जो भी क्षमता है, बौद्धिक क्षमता, वो बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। तो यह नहीं सोचिए कि कमेंट में गलत हो जाएगा तो लोग क्या सोचेंगे। आपके बारे में कोई लोग दूसरा नहीं सोचता है, आप खुद अपने बारे में सोचिए। अगर आप नहीं सोचेंगे तो आपका सिलेक्शन किसी भी रूप से नहीं। जितनी गलती अभी करिएगा उतना ही कम गलती आप एग्ज़ाम हॉल में करिए। इसीलिए जितना हो सके प्रयास करें, अपने तरफ से 100% देने का कोशिश करें। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आदर्श धातु, ऑप्शन बी उपधातु, ऑप्शन सी मिश्र धातु, ऑप्शन डी धातु मल, मेंटल स्टूल इसको इंग्लिश में बोला जाता है, मेंटल स्टूल, एलॉय, या आप लोग को इसके संदर्भ में उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन बी उपधातु कहलाता है। जैसे तत्व जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण पाए से उपधातु के नाम कहते हैं।
क्योंकि बोरॉन, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ट्यूलिरियम या प्रायः 7 प्रायः उपधातु कहे जाते हैं। तो कितने प्रकार के धातु पाए जाते हैं? 7 प्रकार के धातु यह पाए जाते हैं। कार्बन, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ लिखा गया है, एल्यूमिनियम होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट। सेलेनियम, पोलोनियम, एस्टोनियम, एस्टेटिन, ये कुछ जो सीमा तक उपधातु भी कहा जाता है। यह भी कुछ एक सीमा तक होता है, इसकी सीमा एक है, उसके तहत उपधातु के वर्गीकरण में किया जाता है, नहीं तो धातु में इसका वर्गीकरण होता है। तो यहाँ पर जो नाम दिया गया उसे जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि धातु कौन सा है, उपधातु कौन सा है, तो या इसमें से किसे उपधातु भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए 62 प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यह भी देखिए प्रश्न ठीक बेहतर रूप से शामिल किया गया कि सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूर्तहीन होता है। प्रश्न यहाँ यह है कि सूखा बालू चमक पैदा करता है जबकि जो गीला बालू होता है उसमें चमक नहीं होता है या दिखाई नहीं देता है, इसके लिए कारण क्या है। तो इस कारण को आप लोग किस रूप से देखते हैं, तो कारण देख लेते हैं। यह एक प्रकाशीय भ्रम होता है, चमकीला जो होता है बालू, जो सूखा बालू होता है चमकने में भ्रम पैदा करता है। ऑप्शन बी, इसका कारण परावर्तन है, परावर्तन के कारण ऐसा चमकीला दिखता है। नेक्स्ट ऑप्शन में इसका कारण अपवर्तन है, अपवर्तन के कारण होता है या प्रकीर्णन के कारण होता है, कोई नहीं, एक से अधिक, या तीनों कारण होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन आपको बी होगा, इसका परावर्तन के कारण ही यह ऐसा चमकीला प्रतीत होता है। भ्रम की स्थिति कहाँ पैदा होती है, भ्रम रेगिस्तान में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो यहाँ पर इसका प्रश्न का इस भ्रम की स्थिति में दूसरे प्रकार के प्रश्न के उत्तर के रूप में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, अगर सूखा बालू की केवल बात की गई है तो यहाँ पर परावर्तन होगा, और रेगिस्तान में क्यों चमकीला होता है उसका कारण भ्रम होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन आप लोग यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो ऑप्शन ए चला जाएगा, नहीं तो ऑप्शन ई चला जाएगा, इसलिए ध्यान से आप लोग प्रश्न को देखिए और पढ़िएगा। सूखे बालू का मुख्य घटक सिलिका होता है जो प्रकाश का परावर्तन के कारण अधिक चमकदार दिखता है या दिखाई देता है। यह जबकि गीला होने ऊपरी स्तर पर पाए जाने वाले जल अपने चारों ओर स्थित धूल मिट्टी के सूक्ष्म कणों को आकर्षित कर लेता है, जिससे पड़ने वाले प्रकाश कणों को कुछ मात्रा अवशोषित कर लेता है। अतः सूखे बालू की तुलना में गीला बालू कम चमकदार या द्युतिहीन दिखाई देता है। तो आप समझिए यहाँ पर किसके कारण, मुख्य कारण सिलिका के कारण यह स्थिति उत्पन्न होती है, और परावर्तन के कारण होता है। तो आप लोग बताइए अपवर्तन किस तत्व में पाया जाता है, इसका उदाहरण एक बताइएगा, प्रकीर्णन का उदाहरण बताइएगा, और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का एक उदाहरण बताइए। कमेंट बॉक्स में जल्दी फटाफट बताइएगा आप लोग, और कमेंट जरूर दिया कीजिए। हमारे रेगुलर स्टूडेंट, पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं, वो लोग आप लोग जरूर दीजिए, ताकि आप लोग और भी बेहतर तरीके से आप लोग का इम्प्रूवमेंट हो सके। नेक्स्ट है 63 देखते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है। प्रश्न ये ट्रिकी है, पर इससे संबंधित प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे NPN ट्रांजिस्टर जो है, NPN ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ कौन होता है। तो सबसे पहले तो यह क्या है, सबसे पहले ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताता है। तो इसमें सस्ते होते हैं, इसमें ऊर्जा क्षय कम होता है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है, अधिक ताप सहन करने की क्षमता होती है, या उपयुक्त कोई नहीं, एक से अधिक होगा। तो इसका क्या सही उत्तर होगा, या इसका सही उत्तर इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह अधिक होगा। चलिए इसका प्रश्न देख लेते हैं क्या है, एक्सप्लेनेशन। PNP ट्रांजिस्टर की अपेक्षा NPN ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन आसानी से उपलब्ध होते हैं। अर्थात यहाँ पर क्या कहना, पोटेशियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, और आप लोगों को यहाँ इसके संबंध में आप लोगों को प्रश्न पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह विपरीत दिशा में माना जाता है, अर्थात विद्युत धारा का प्रवाह दिशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह उल्टी दिशा में मानी जाती है। इसके संबंध में प्रश्न पूछा गया था, इस प्रकार से आप लोग को देख लेना है। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग को यहाँ पर भी कोडिंग का प्रश्न पूछा गया है, यह क्या है, 17CI 135 क्या है, सॉरी 17CI 35 क्या है, और 70CI 37 क्या है, दोनों क्या है। तो यह क्या होगा, समवाय है,
स्थलों में समस्थानिक है, समाकृतिक है, समभारिक है, उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको समस्थानिक के रूप में यह है। क्यों है यह समस्थानिक? देख लेते। क्लोरीन के संबंध में आप लोग के यहाँ बात की गई है। क्लोरीन C1725 समस्थानिक पाए जाते हैं। क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं? 25 होते हैं, जिनकी द्रव्यमान संख्या 28 क्लोरीन, 52 CI क्लोरीन, 2 असंभावित 34 CI, 38 CI। ये कोडिंग थोड़ा सा है, आप लोग देख लीजिएगा कितने से याद रखना। वैसे याद करने के लिए क्लोरीन समस्थानिक कौन कौन से हैं, इसके कितने समस्थानिक है? 25, 2 स्थिर समस्थानिक ये पाए जाते हैं। तो क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं और क्लोरीन के परमाणु भार कितना होता है? 35.45% होता है। उसके बाद समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु, जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, इसमें समस्थानिकों की संख्या कहलाती है। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताइए, सबसे ज़्यादा संख्या वाला समस्थानिक वाला तत्व कौन सा है, पदार्थ कौन सा है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यह बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है, यह भी प्रश्न बार बार प्रश्न देखने को मिलता है। क्या 65 प्रश्न जो है, क्या फास्फोरस से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाता है, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित को उपयोग किया जाना रेडियो आइसोटॉप कौन सा है, या रक्त कैंसर में किस तत्व का उपयोग किया जाता है इलाज में? तो ऑप्शन ए फास्फोरस, फास्फोरस 32, ऑप्शन बी कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, सोडियम 24। तो यहाँ पर सभी लोगों का प्रयोग किसी न किसी उपचार में किया जाता है, पर ल्यूकेमिया रक्त कैंसर में किसका उपयोग किया जाता है? रक्त कैंसर में आपको कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि फास्फोरस 32 का कहाँ उपयोग होता है, आयोडीन 31 का कहाँ उपयोग किया जाता है और सोडियम 24 का उपयोग कहाँ किया जाता है। यहाँ पर देखिए, शेष बची हुई ल्यूकेमिया कोशिका को नष्ट करने के लिए कंसोलिडेशन थेरेपी या इंटरसेप्टिफिकेशन थेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार के थेरेपी कई विभिन्न पद्धतियां अपनाई जाती है ल्यूकेमिया में। तो इस पद्धति का पहले तो थेरेपी का नाम आप लोग को याद रखना है, यहाँ से आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन यह विशिष्ट रूप से यह उच्च खुराक वाली बहुऔषधीय उपचार है जिसका प्रयोग कुछ महीनों तक किया जाता है। टोकोबाल्ट, नाम याद रखिए, 60 जो उपयोग होता है, 60 जो उपयोग किया जाता है उसमें किस नाम से उपयोग जाता है? टोकोबाल्ट 60, जिसे कोबाल्ट का एक समस्थानिक है, उसका उपयोग किया जाता है ल्यूकेमिया में। तो प्रश्न आपको यहाँ से पूछ सकता है कोबाल्ट 60 किस नाम से जाना जाता है? तो टोकोबाल्ट 60 के नाम से जाना जाता है। ये सबसे अधिक प्रयोग में आने वाले रेडियोधर्मी समस्थानिकों में से एक है। तो सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाला समस्थानिक कौन सा है, रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन सा है? तो कोबाल्ट 60 ही है। तो यहाँ पर प्रश्न आप लोग को यहाँ से देखने को मिल सकता है। यहाँ पर एक प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है, पीएच मान से आप लोगों को बार बार प्रश्न देखने को मिलता है। पीएच मान किसका अधिक है, कौन सा क्षार है, कौन सा भस्म है, कौन सा क्या है इससे संबंधित। जैसे पीएच मान ही डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, जैसे लार का पीएच मान, मूत्र का पीएच मान, या पानी का पीएच मान, साफ पानी का पीएच मान। तो इस प्रकार से प्रश्न आपको देख सकता है, पूछ सकता है बीपीएससी, यहाँ से पूछ सकता है पीएच मान से। तो यहाँ पर शामिल किया गया पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, अर्थात किसने यह पद्धति बनाई थी, किनके द्वारा विकसित किया गया था? एक ऑप्शन ए लेवोजियर, पिस्टले, कैवेंडिश, सारेंसन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन डी होगा। सारेंसन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पीएच मान को विकसित किया था। तो चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन के तौर पर क्या है। पीएच की अवधारणा सबसे पहले 1909 में कब आई? 1909 में आई थी। अवधारणा सबसे पहले 9 में आई थी, जो कार्लसबर्ग लेबोरेटरी में डेविस रसायन शास्त्री सारेन पेडर, इनका पूरा नाम था सारेन पेडर लार्जिट सार्वेन ने प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले तो सार्सेन जो थे उनके द्वारा 1909 में यह तकनीक विकसित किया गया, अवधारणा दिया गया था। पीएच या पीएच का शॉर्ट फॉर्म जो होता है, इसको इस रूप से किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता का एक माप है।
7 का पॉइंट माना जाता है नॉर्मल उदासीन। उसके बाद ऊपर जो होगा नीचे जो होगा उसके संबंध में अम्लीय क्षारता का वर्गीकरण किया जाता है। इसके द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों, तो किस आयनों को? हाइड्रोजन आयनों का उपयोग किया जाता है गतिविधियों सहलघुन गुणक के रूप में इसका परिभाषित किया जाता है, जिसे कॉलरिदम आपको नाम दिया गया है। तो कॉलरिदम के संबंध में तो यहाँ 3-4 पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है। जैसे कब किया गया था? सबसे पहले 1909 में किया जाता है। दूसरा सार्वेन के द्वारा किया गया। पीएच मान किसकी माप करती है? अम्लीयता क्षारीयता की माप करता है। यह द्रवीभूत किस तत्व का माप करता है? हाइड्रोजन का माप करता है। और वर्गीकरण जो दिया गया है किसका मान कितना होता है, आप लोग यहाँ प्रश्न से आप लोग देख लीजिएगा। इसमें अगले टॉपिक में शामिल किया गया, अगले जो टेस्ट होंगे उसमें शामिल किया गया। 67 प्रश्न देखते हैं क्या है। 67 प्रश्न है आपको, कॉपर सल्फेट जल घोलीय प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि यह लवण में होता है, इससे संबंधित प्रश्न के उत्तर क्या होंगे इसको देख लेते हैं। डायलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस और उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा फोटोलाइसिस। क्यों होगा? इसका उत्तर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। जलीय विश्लेषण हाइड्रोलाइसिस शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया, जहां ग्रीक का अर्थ हाइड्रो और पानी का लाइसिस स्वैच्छिक होने से संबंधित होता है। पानी डालकर किसी पदार्थ के रासायनिक बॉन्ड को तोड़ना इस प्रक्रिया को कहा जाता है, इस रूप से जाना जाता है। मुख्यतः यह पदार्थ किसी पदार्थ के पतन की प्रक्रिया का एक स्टेप होता है या एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें जलीय विश्लेषण की प्रक्रिया के विपरीत भी हो सकती है। मतलब दो अणुओं के मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हैं, पानी के अणु को बेदखल करते हैं। इस प्रक्रिया को संक्षेपण में क्रिया कहा जाता है। इस रूप से आप देख सकते हैं हाइड्रोग्राफिक क्रिया कहा जाता है, फोटोलाइसिस क्रिया कहा जाता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो किस पर निर्भर करते हैं? ये बहुत ही इजी प्रश्न है। प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु भार पर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर। इलेक्ट्रिक संरचना किस प्रकार से है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन है या प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से आपको इसकी संरचना किस रूप से, उसी पर आधार पर किसी परमाणु का गुण निर्भर करता है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण उस तत्व के परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उस तत्व के अनुसंयोजक क्षमता के विन्यास पर निर्भर करती है। जैसा मैंने बताया विन्यास कैसे होता है आप लोग को, उसके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इस टॉपिक को 69 प्रश्न देखते हैं क्या है। 69 में आप लोग को लेंस से आप लोग एक टॉपिक जरूर प्रश्न आपको पूछ सकता है, याद रखिएगा। लेंस से आप लोग को प्रश्न जरूर होगा बीपीएससी के एग्जाम में, तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। एक उत्तल लेंस जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित रहती है। तो उपयुक्त में कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको घट जाती है। कौन सा उत्तल लेंस में जब पानी में डुबोया जाता है तो उसका क्या होता है? तो ऑटोमेटिक वो क्षमता घटेगी, क्योंकि उत्तल लेंस का बनावट कैसा होता है? उत्तल लेंस के पानी में डुबाने उसकी क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि पानी में अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक को कम कर देता है या हो जाता है। इसलिए उत्तल लेंस में जल उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, अर्थात पानी का बुलबुला भी उत्तल लेंस का तरह व्यवहार करता है। तो जब पानी में ये जाएगा तो पानी पहले से ही उत्तल लेंस का व्यवहार करेगा। तो उत्तल लेंस जब जाएगा तो क्या होगा? उसका घट ही जाएगा उसका अपवर्तनांक। इस लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, एक अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न क्या पूछ सकता है? 2-3 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? पॉजिटिव में होती है, जबकि अवतल लेंस की क्या होती है? नेगेटिव में क्षमता होती है। पानी को किस प्रकार का व्यवहार करता है? अपवर्तनांक लेंस की तरह व्यवहार करता है। यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न आज के एक्सप्लेनेशन का, उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आगे किया जाएगा। अबिंदुता का दोष, देखिए मैंने बोला था कि लेंस से संबंधित प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, उसके विकार से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना है आप लोगों को। अबिंदुता का दोष निम्नलिखित में से
किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुता का लेंस जब दोष हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे आप लोग, सिलेंडरी लेंस अर्थात सिलेंडर वाले लेंस जो होते हैं उसका उपयोग किया जाएगा, उत्तल लेंस का उपयोग किया जाएगा, अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा, द्विफोक्सी लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर आपको क्या होगा, सिलेंडरी लेंस का या बेलनाकार लेंस जिसे बोला जाता है उसका उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार से आपको ये इस प्रकार का लेंस होता है, जो इस प्रकार का लेंस होता है उसका उपयोग किया जाता है, न कि उत्तल अवतल और द्विफोकसी लेंस का उपयोग किया जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक बेलनाकार लेंस एक लेंस होता है जो एक बिंदु के बजाय एक रेखा के प्रकाश को केंद्रित करता है, एक बिंदु के बजाय एक रेखा के प्रकाश को ही यह केंद्रित करता है, जैसा कि गोलाकार लेंस में होता है। एक बेलनाकार लेंस को घुमावदार चेहरा या फलक के चेहरे सिलेंडर के खंड होते हैं। इसके माध्यम गुजरने वाली जो छवि होती है लेंस की सतह के परिच्छेदन के समांतर और सिलेंडर की धरी से समांतर एक समतल स्पर्श रेखा पर केंद्रित होता है। अतः अबिंदुता की दोष में यह सिलेंडर लेंस का उपयोग किया जाता है। जो जब आप इस प्रकार से जो अबिंदुता होगा इसके लिए आपको क्या होगा, कौन से लेंस का, सिलेंडरी लेंस का। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए उत्तल लेंस किस दोष में प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग किस दोष में किया जाता है, और द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किस दोष जो होता है आंखों में दोष होता है उसके किस में प्रयोग किया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए आप लोग से मैं अमर विदा लेता है। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट शेड्यूल के साथ आप लोगों के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।